वली ये आपके कपड़े और मेडिसिन देख लें, आपने कौन से कपड़े लेकर जाने हैं। अच्छा बाद में देख लेता हूँ। आप इस वक्त मोबाइल की जान छोड़ नहीं सकते। 4 दिन अगर घर रहने आते हैं तो मोबाइल की जान नहीं छोड़ते। बाद में देख लीजिएगा। सुबह जल्दी में मुझे याद नहीं रहता कि क्या क्या रखना है। रीम ने आखिर तंग आकर खुद ही उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे और भी काम है। आपकी पैकिंग मुकम्मल हो जाए तो मैं अपने काम करूँ। आपकी पैकिंग मुकम्मल हो जाए तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, वरना फिक्र है कि कोई चीज़ रह ना जाए। फिर आपको उधर परेशानी होगी। बोली आपके काम मुझ पर बोझ नहीं है, मैं तो बहुत खुशी से करती हूँ, लेकिन देखें सुबह से काम की कितनी जाती है, दिमाग घुमा हुआ है और आप खुद भी नहीं बताते कि क्या क्या रखना है। अच्छा तुम जाओ, मैं कर लेता हूँ पैकिंग। रीम जल्दी से वापस किचन में आ गई। दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ था, उसे उतार कर ठंडा होने के लिए रखा। सास ससुर और बाकी घर वालों के लिए चाय रख दी। दूध में चीनी डालकर और चीनी डाली और मग वली के हवाले किए। ये ले मैं चाय दे कर आती हूँ। आप तब तक गरम गरम दूध के साथ दवा ले ले। तुम भी अपना मग ले आओ, इकट्ठे बैठ कर पीते हैं। नहीं मैं बाद में पी लूँगी, आप पहले पी लें। वैसे भी मैं ज़रा ठंडा करके पीती हूँ। मैं बाकी लोगों को चाय दे आऊँ। रीम कमरे से बाहर निकलने लगी तो वली भी उठ खड़ा हुआ। मैं भी बाकी लोगों के साथ बैठ जाता हूँ जब तक तुम फ्री हो जाओ। रीम किचन में आकर गरम गरम चाय तमाम कपों में डालने लगी। चीनी कम है, इसमें 1 चम्मच चीनी का डाल दो, इससे पहले कि वो वापस मुड़ी। खाला की आवाज़ ने उसे रोक दिया। जी मैं ला देती हूँ। चीनी एक चम्मच उनके हवाले करके वो दोबारा मुड़ी तो आपा की आवाज़ आई, अगर गर्म दूध है तो मुझे दे दो, मुझे चाय पसंद नहीं है। काम है कि मुकम्मल ही नहीं पूरा दिल चाहा। वो अपना सर पीट ले आकर ठंडी सांस भरी, दूध का मग लेकर बेड पर बैठ गई। 2 मिनट के लिए अपने आप को बेड पर सीधा लेट कर पुरसकून किया। जिस्म की हड्डी हड्डी दुख रही थी। फिर उठी, वजू की, आयशा की नीयत बांधे रुकू में झुकी तो कमर की हड्डी में ठेस उठी। जल्दी से बाकी नमाज बैठ कर अदा की और दुपट्टा साइड टेबल पर रख कर लेट गई। इतने में वली कमरे में आ गया। बहुत थक गई हो? क्या बहुत क्या बहुत काम किया ना सारा दिन? उसने मजाक में ये सारी बातें कही थी। हाँ बहुत थक गई हूँ, आवाज़ भी बड़ी मुश्किल से निकली थी। चलो फिर सोते हैं। उसने लाइट बंद कर दी क्योंकि सुबह मुझे भी अजान के बाद निकलना है। अली मुझे सुबह बस स्टैंड तक छोड़ आएगा। जल्दी उठकर चाय बना देना। वली मुझे बातें करनी थी। आप से फ़ोन पर बात करने और रूबरू बात करने में बड़ा फ़र्क होता है। अभी तो तुम कह रही थी कि थक गई हो। अब बातें करनी है। टाइम देखो 10 बज गए हैं। तुम भी थकी हो और अगर मैं जल्दी ना सोया तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाऊंगा। फिर इतना लंबा सफ़र करना है और सर में तो पहले ही दर्द रहता है। कहता वो साइड लेकर सोने की कोशिश करने लगा। रीम के दिल में दर्द की एक शदीद लहर उठी। हम सफ़र हम दर्द कभी क्यों नहीं होता। उसने हाथों से आंखों के कोने साफ किए। वाली अपनी सरकारी नौकरी के सिलसिले में मंडी बहाउद्दीन के एक क्वार्टर में रहता था, जबकि उसकी फैमिली जिसमें वालद वालदा एक छोटा भाई और अब शादी के बाद बीवी भी शामिल हो गई थी। एक गांव में रहते थे। एक बहन भी थी जो शादीशुदा थी, लेकिन ज़्यादातर मैके में ही पाई जाती थी। आँख कब लगी थी उसे खुद भी होश नहीं आया और उसे होश तब आया जब वली ने बाजू से पकड़कर उसे हिलाया। अलार्म कब से बज रहा है, तुम्हें कोई होश नहीं? मैं लेट हो जाऊंगा। बदन में अभी भी थकावट से दर्द था। वह जल्दी से उठी। वली नहाने चला गया। इतने में रहीम ने चाय बनाई, साथ में बिस्किट और गाजर का हलवा गरम कर दिया। इधर ही ले आओ। वो खाला के कमरे में जा बैठा था। उसने खामोशी से ट्रे उसके आगे रख दी और अपने कमरे में जा बैठी। वली के वो वनी वो कमरे में आया। वायलट मोबाइल शूज़ और टिकट निकाल कर रखो, जल्दी वक्त कम है। उसने तमाम चीज़ें उसके पास रख दी। वो तैयार हो रहा था, साथ में रहीम उससे बातें कर रहा था, लेकिन वो कहाँ सुन रही थी। उसे तो बस इस बात का दुख था कि इन 3-4 छुट्टियों में वो उसके दिल की बात
समझ ना सका। अच्छा मैं चलता हूँ। उसने हाथ आगे बढ़ाया, रहीम ने हाथ थाम लिया। आंखों में नमी थी। जाते वक्त ऐसे मत करो। बली ने ऐसे बोला, ऐसे अंदाज में कहा कि वो चुप कर गई। ओके कहता बैग उस संभालता वो कमरे से बाहर निकल गया। हनीर ने उसे बस स्टैंड तक छोड़ गया। फिर वो बस लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। रीम किचन में बर्तन धो रही थी तो फ़ोन की बेल बजी। इससे पहले कि वो साबुन वाले हाथ धोकर कमरे में पहुंची, इसके कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई थी। यानी ये खाला के कान इधर ही थे कि बेटा अपने काम पर पहुंचकर किससे पहले फ़ोन करता है, माँ को या बीवी को। उन्होंने फ़ोन उठा लिया और रीम के बेड पर तसल्ली से लेकर बेटे से बातें करती रही। रीम ने सारे बर्तन धो लिए, किचन साफ करके अंदर आई। उसकी हैरत की इंतहा न रही कि फ़ोन बंद करके एक साइड पर रखा हुआ था और खाला बड़ी तसल्ली से उसके बेड के गद्दे, दराजों और संगार मेज़ पर पड़ी हुई मेकअप की चीज़ों की तलाशी ले रही थी। उससे कमरे में आता देखकर सीधी हुई फ़ोन कर लेना पूछ रहा था। कहती कमरे से निकल गई। रीम के जहन के पर्दे पर रात वाली बात फिल्म की तरह चलने लगी। वली जाने से पहले घर वालों से छुपाकर उसे खर्चा देता था। इस बार रात को रीम ने जिद की कि कपड़ों के लिए पैसे दे और आपके जाने के बाद मैं अम्मी की तरफ जाऊंगी तो चंद मेडिसिन भी लेनी है, इसलिए ज़्यादा पैसे देकर जाए। बनी ने वाला निकाल कर रीम के हाथ में रख दिया। 1000 मेरे किराए के लिए छोड़ देना और इसके अलावा जितने पैसे हैं वो तुम रख लो। टीम ने वॉलेट पकड़कर तमाम जेबियों को चेक करके पैसे निकाल लिए। 1000 वापस रख दिया। रख के वॉलेट वली की तरफ बढ़ाया। ज़्यादा लग रही हैं, अभी भी वक्त है। अपनी बात में कोई तरमीम कर सकती हैं, वरना गिनने के बाद 1 रुपया नहीं मिलेगा। तुम्हारी किस्मत बात पक्की है। वो मुस्कुराया। बस 20,000 वल्ला वल्ला वली साहिब आप तो लुट गए। रीम खुशी से चहकी। अब खुश हो जाओ, अब तुम तो सारी शॉपिंग कर लेना, ठीक है। कहकर उसने वो पैसे तकिए के नीचे रख दिए। बनी ने रोका, इसको अलमारी में रखो, मैं थकी हूँ, सुबह रख लूँगी। कोई मेरे कमरे में नहीं आता। वली चुप कर गया। या अल्लाह, खाला ने इन पैसों को ना देखा हो। वो दिल में दुआ करते हुए बेड की तरफ बड़ी तकिए के नीचे से पैसे उठाए और धड़कते दिल के साथ गिनने लगी। पैसे पूरे थे, लेकिन ये मुमकिन ना था कि वो बेड पर बैठी हो और उन्होंने तकिए की तलाशी ना ली हो। इसलिए वली मुझे हर वक्त टोकता है कि मुझसे कोई बात छुपाई नहीं जाती। पैसे दे रखे और वली को कॉल कर ली, कल मैं अम्मी की तरफ जाऊंगी। अली मुझे छोड़ आएगा। रीम ने कहा। नहीं, साजिद को कॉल कर लेना। खाला ने जवाब दिया। अली को कल कुछ काम है, वो नहीं जा सकता। ठीक है। रीम वहाँ से उठ आई। अम्मी के घर जाने की इतनी खुशी हुई थी कि उसे रात भर नींद नहीं आती थी। 11 बज चुके थे। अपनी पैकिंग करने के बाद उसने वली को कॉल मिलाई। क्या हाल है जनाब? दूसरी तरह से वली की पुरजोश आवाज़ सुनाई दी। आपका ही ख्याल है, आप तो बड़े खुश लग रहे हैं और यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा। तो कल से लग ही जाना है, 15 दिन तक लगा ही रहना है। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, हालांकि आप जानते हैं कि इस फिक्र में आपके बाद कोई मुझे मुँह नहीं लगा था। और फिर शोहर के जाने के बाद कमरा काट खाने का दौड़ता है, और अगर शोहर कमरे में हो तो बीवी इसको काट खाने को दौड़ती है। आपको कभी मेरे जज्बात समझ नहीं आ सकते, आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सोने लगी हूँ। ओके कहकर उसने फ़ोन कर दिया। नींद तो अभी नहीं आ रही थी। उसने सोचा खामोशी से कमरे का दरवाज़ा खोल कर जाती हूँ और इस्त्री लाकर कमरे में सुबह पहनने वाले कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। वैसे भी सर्दियों की रातें थी, सब अपने अपने कमरे में थे। नीम नियासगी से दरवाज़ा खोला और बरामदे में पड़े इस्त्री स्टैंड से इस्त्री उठाकर कमरे में ले आई। कमरे में जाने लगी थी कि उसके कान में आवाज़ें सुनाई दी रही। मैं उसके मारे 2 कदम बढ़ाकर कान दरवाजे के करीब किया। जब आपने देख लिया था तो आप खामोशी से उठा लेती। जब पूछती तो उसका पोल खुल जाता। इतने पैसे बीवी को दे रहा है, अभी साल शादी को नहीं हुआ, ये तो लूट कर खा जाएगी। रोज़ रंग बिरंगे कपड़े पहनती है। माँ बाप ने इतनी मुश्किल से पाला है और बीवी को अभी 4 दिन नहीं हुए और इतना खर्चा देना भी शुरू कर दिया।
ننہ صاحبہ آگ لگا رہی تھی. جب میں پوچھتی ہوں اتنے پیسے کہاں جاتے ہیں تو کہتا ہے ادھر ادھر خرچہ ہو جاتا ہے، 100 طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ کہیں کھانے چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہانے کرتا ہے. اور دیتا اسی اس کو ہے ڈائن کو میرے بیٹے کو کیا گول کر پلایا ہے کہ ماں سے باتیں چھپانے لگ گیا ہے اور اس کے خلاف ایک بات نہیں سنتا. کیا کروں اس لڑکی کا، ماں اس کو طلاق دلوا دو. کسی طرح آپا نے ماں کو مشورہ دیا. لوگ کہیں گے کہ بہو کو 4 دن بھی نہ رکھ سکی، پھر چھوٹے کا رشتہ کرنا ہے، 100 طرح کی باتیں ہوں گی. اس کا تو کوئی اور ہی حل سوچنا پڑے گا. ہاں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ بھیا بھی اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، وہ تو کبھی نہیں چھوڑیں گے. علی نے بھی اپنا حصہ ڈالا. ریم کی آنکھیں پانی سے بھر گئی. اس کو میں نے ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھا اور پیسے کی وجہ سے دشمنی پر وہ بھی آمادہ ہے. ٹھیک ہی کہتے ہیں لوگ کہ اپنا حق مانگ کر دیکھ لو، ہر رشتے کے اس لیے سامنے آ جائے گی. ولی اپنی ساری سیلری گھر ہی دیتا تھا. جو خرچہ وہ اپنے لیے رکھتا تھا اس میں سے ریم کو پاکٹ منی لازمی دیتا تھا. اس کا کہنا تھا کہ تم خرچ کیا کرو، تمہارا بھی حق ہے. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ریم اس مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ آپا اور خالہ نے مجھ سے چھپ کر کپڑے لیے ہیں، مجھے بھی لے کر دیں. اسی کے پاس تھے. اس نے ریم کو دے دیے، لیکن ساری تنخواہ ہر ماہ لے کر بھی یہ لوگ خوش نہ تھے. وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن ریم سے مزید کچھ سنا ہی نہیں گیا. ہا کر بیڈ پر ڈہ گئی. ولی ٹھیک کہتا ہے کہ میں بڑی مشکلوں سے چھپا کر تمہاری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہوں. احتیاط سے پیسے رکھو، تمہارے لیے اسٹینڈ دیتا ہوں. اور ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ میرے کانوں سے دھواں نکل آتا ہے. وہ میری ماں ہے، میں حد سے نہیں بڑھ سکتا. کچھ باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو اور دل پر نہ لیا کرو. مرد دراصل 2 باتوں میں تقسیم میں بٹا ہوتا ہے. اگر وہ اپنی بیوی سے وفا نبھاتا ہے تو گھر والوں کی نظر میں برا میران مرید اور بیوی جادوگرنی کہلاتی ہے، جس نے آتے ہی ان کے بیٹے کو اپنے قبضے میں کر لیا. اور جب بیوی اس کا جھکاؤ گھر والوں کی طرف دیکھتی ہے تو وہ مرد کو اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا احساس دلاتی ہے. کاش کہ یہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا حل نکل آئے کہ یہ گھریلو مسائل حل ہو جائے. اگلے دن ساجد اسے لینے آ گیا تھا. وہ کمرے میں خالہ کے پاس بیٹھا تھا جب کریم اس کے لیے چائے بنانے لگی. ولی کی کال آ رہی تھی. اس نے چولہا آہستہ کیا اور کمرے میں سے فون اٹھا لائی. جا رہی ہو؟ دوسری طرح سے پوچھا گیا. جی، اور میں وہاں جا کر فون نہیں کروں گی، سکون سے رہیے گا، کوئی دکھ سنانے والا نہیں ہوگا. جب دوبارہ آپ کے گھر واپس آؤں گی تو پھر کروں گی. جاتے وقت بھی جلی کٹی سنانے سے باز نہ آنا تم. ساجد آ گیا ہے. اس نے خود ہی مدو بتلا. جی آ گیا ہے. اوکے، ابھی میں ڈیوٹی پر ہوں، پہنچ کر میسج کر دینا. اور مزید اگر کوئی بات کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا. اس کے بعد سنے بغیر ولی نے فون بند کر دیا. نہ چاہتے ہوئے بھی ریم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. یہ لوگ لاکھ سازشیں کرنے پر میرا اللہ مجھے خوشیوں سے نواز دیتا ہے. اپنا بیگ اٹھایا اور ساجد کے ساتھ گھر سے نکل پڑی. کچھ دیر بعد اسے یاد آیا کہ وہ موبائل کر چھوڑ رہی ہے. چلو ساجد، موبائل لے آتے ہیں. گھر میں ہی رہ گیا. دونوں گھر کی طرف پلٹ آئے. تم یہی رکو ساجد، میں لے آتی ہوں. ریم نے آہستہ سے گھر کا گیٹ کھولا اور کمرے کی طرف بڑی مکمل خاموشی تھی. گھر میں جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو. ابھی تو سبھی ادھر چھوڑ کر گئی تھی. سب کدھر گئے؟ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے کے منظر نے اسے چکرا کر رکھ دیا. ساس نند اس کے کمرے کی تفصیلی تلاشی میں مصروف تھیں. کچھ کپڑے جو اس کے گھر میں ہی پڑے تھے وہ سامنے فرش پر پڑے ہوئے تھے. فرش پر نکال کر پھینکے تھے. برتنوں کو الٹا پلٹا کر کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تھی. بیڈ کی چادر زمین پر پڑی ہوئی تھی اور جوتوں والے ڈبے الماری کی چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پر تالا نہیں لگ سکتا تھا، وہاں پر پڑے تھے. وہاں سے نکال کر باہر رکھے ہوئے تھے. آہٹ کی آواز پر وہ دونوں پیچھے مڑ کر دیکھا. ریم کو اپنے سامنے دیکھ کر
دونوں کے رنگ اڑ گئے، آئیں بائیں شائیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہیں۔ تم واپس آ گئی، آخر خالہ نے ہی بات چھیڑی۔ جی میرا موبائل ادھر رہ گیا ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ سب کیا کیا ہے؟ سامنے والے صورتحال کی سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ زاہدہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ریم کے جوتوں کے ڈیزائن دیکھنے ہیں، اس لیے ریم غصے میں بیڈ کی چادر اٹھائی اور بیڈ پر رکھ دی۔ دل چاہ رہا تھا کہ دونوں کو خوب سنائی، یہاں میں کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے آپ ڈھونڈ رہی ہیں، اور کمرے کا یہ حال کر دیا ہے۔ کمرہ تمہارے نام نہیں لگ گیا؟ ہمارے والدین کیا ہے، ہم جہاں مرضی بیٹھ سکتے ہیں، ہم جہاں چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، اور تم کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ زاہدہ کی دیدہ دلیری تو دیکھو، ایسے تھی کہ اونٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ساجد ریم کا انتظار کرنے کے بعد کمرے میں ہی پریشان ہو کر آ گیا۔